खबर है। पाकिस्तान में आपको पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक लंबी जंग पाकिस्तान ने लड़ी है। पाकिस्तान ने उस लड़ाई को जीता था, लेकिन अभी दोबारा दहशतगर्दी का जो अफियत है गुज़िश्ता चंद सालों से सर उठा रहा है और ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। इसमें तशवीश है बहुत ज़्यादा। अभी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग के धमाके की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ISPR ने जो नाम बताए उनमें हवलदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद जफीर और सिपाही अनूश रफून, सिपाही मोहम्मद आदम खान और सिपाही हारून विलियम ये शामिल हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और एलामिया में कहा गया है कि इस जैसा जो हमला किया गया है इसके मुर्तकब होने वाले अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म किया जाएगा। अब दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम पहले भी बहुत लड़ाई लड़े हैं, अभी भी हमें इस लड़ाई को जीतना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको जीत जाएगा। लेकिन इस किस्म के वाक़यात जब भी होते हैं तो एक तरह से हमारा जख्म दोबारा से हरा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की और पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए और जितने भी मुहाफ़िज़ हमारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, जो ड्यूटी उनकी है वहाँ पे वो मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए। एक और खबर है नाज़रीन, और काजी फायज़ ईसा साहब के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब ने जब से ये कहा कि उनके दौरे हुकूमत में, या उनके जब हुकूमत तो नहीं, जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं तब से अब तक कोई मुदाखलत नहीं हो रही। लेकिन ये चीज़ें जितने भोंडे तरीके से और जिस तरीके से सामने आ रही हैं, जिस तरह जजेस शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं, ये एक के बाद एक शिकायत, एक के बाद एक इशू सामने आ रहा है, जजेस दबाव का शिकार हैं। तो काजी फायज़ ईसा साहब का जो एक मौक़िफ़ था या एक दावा था, वो रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसा लगता है कि जुटलाया जाता है किसी ना किसी अदालत से, किसी ना किसी रिपोर्ट से। अब ये एक और रिपोर्ट है, ये सईद अहमद भल्ली साहब ने ये ट्वीट किया है और वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अदलिया में इंतजामिया की मुदाखलत का एक और सबूत मुलाहिदा फरमाइए। DPO सियालकोट हसन इकबाल ने मुलजिम को मुकदमा में बरी करने पर खत लिख कर फाजिल मजिस्ट्रेट दफा 30 मसरूर जनाब फवाद महमूद साहब को नाराजगी का इजहार किया है और लंबा लेक्चर देते हुए कानून भी सिखाने की कोशिश की है और खत का PT टू DSP करते हुए मजीद जरूरी कार्रवाई की हदायत की है। अदलिया में इस तरह तहरीरी मुदाखलत काजी फायज़ ईसा साहब के दौर से पहले शायद ही कभी हुई हो। ताहाल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब, उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा, उम्मीद है वो इस पर फौरी नोटिस लेंगे। वैसे ये DPO जो है ना हसन इकबाल, ये वही आदमी है जिसने मुझे प्लेट में रख के उन लोगों के हवाले किया, जिसके बाद मैं 5 महीने तक गायब रहा। ये वो आदमी है जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। बहरहाल वक्त आएगा तो चीज़ें सामने आएंगी और पता चलेगा किसने क्या किया था। हम भी यहाँ हैं अगर ज़िंदगी रही तो, और जिन लोगों ने जुल्म किया वो लोग भी यहाँ पे हैं। अब आ जाए एक और खबर है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबर लाहौर के हलकों से जुड़ती है। आपको याद होगा इस्लामाबाद के 3 हलकों में जैसे ही मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने, जहांगीरी साहब ने, उन्होंने मांगे फॉर्म 45, फॉर्म 46 और उन्होंने कहा जी कि हलफनामे के साथ जमा करवाएं, तो साथ ही उनके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया तीनों हुकूमती MNAs ने। और अब इस वक्त यही सूरत पैदा हो चुकी है लाहौर में। इसके ऊपर जो है पहले आप ये देख लें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के हल्का NA 128 का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। 128 में यानी धांधली तो लाहौर के तकरीबन हर हल्के में हुई है। सिर्फ एक लाहौर की सीट है जिसपे शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते हैं, बाकी लाहौर की तकरीबन सारी सीटें, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, अलीम खान, ये ओन चौधरी, अब ये तारड़ वगैरह, ये सारे सीटें अपनी हारे हैं। लाहौर से कोई भी इलेक्शन नहीं जीता शहबाज शरीफ के अलावा। और ये जो है ये सरकारी रिकॉर्ड जब भी कभी खुलेगा और असल हकायक सामने आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। बहरहाल कौमी असम्बली के हल्का NA 128 का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन है, इन्होंने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा ने मुखालिफ उम्मीदवार ओन चौधरी की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। ये वो हल्का है जहां पे सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई थी हुकूमती उम्मीदवार को, जो इस वक्त हुकूमत में है। वैसे उस वक्त भी इन्हीं की हुकूमत थी, तो इनको सबसे बड़े पैमाने पर शिकस्त हुई थी ओन चौधरी को, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन था। लेकिन इसके बावजूद जनाब रातों रात रिजल्ट बदल गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत करते हुए ओरिजिनल फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 और बयान हल्फी आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आइंदा समाअत पर ओरिजिनल रिकॉर्ड भी जमा करवाने की हदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई 29 जून तक मुलतवी कर दी है। अब आ जाए जी 29 जून को क्या होगा उस पर बात करते हैं, लेकिन पहले शाकिर महमूद साहब ने इसके ऊपर कुछ तफसीलात शेयर की हैं और उनका यह कहना है कि जस्टिस जहांगीरी के बाद अब अगली दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल दायर कर दीजिएगा, क्योंकि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ दरखास्त आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों से फॉर्म 45 मांग लिए हैं। इस मरतबा मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अलीम खान और ओन चौधरी से फॉर्म 45 मांगे गए हैं। इस्लामाबाद में 3 लोगों से मांगे गए थे, यहां पे अभी जो मांगे हैं जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने, इन्होंने मरियम नवाज के फॉर्म 45 मांगे हैं। अब
जो वो है महर शराफत अली, वो तो लेके पहुंच जाएगा, और उसके बकौल उसने मरीम नवाज को शिकस्त दी हुई है, और हमजा शहबाज को शिकस्त दी आलिया हमजा ने, वो भी अपना रिकॉर्ड ले आएंगे। अलीम खान के मुकाबले में जो है वो भुट्टो साहब हैं, और वो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। वो कहते हैं जी मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, वो भी आ जाएंगे। और ओवन चौधरी के मुकाबले में आप सब जानते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब पहले दिन से सबसे पहले उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी, और इसको मैदान में उतरे थे कि जनाब मैं अपनी सीट वापस लूंगा। तो अब एक ही रास्ता है कि यहाँ पे भी ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो है वो चले जाए और रोला डाल दें कि जी हम नहीं मानते, और फिर यहाँ पे भी रिटायर्ड जज लगाने की कोशिश करें। कादी फायदे साहब हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई मदद फराम कर दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई रियायत या किसी किस्म का कोई इंसाफ कादी फायदे साहब की सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशरी से नहीं मिला। हाँ, ये जरूर होता है कि पीएमएलएन को उनकी मर्जी के फैसले मिल जाते हैं, और वहां पे इलेक्शन कमीशन की भी बड़ी इज्जत बन जाती है, माहौल उनके हक में बन जाता है। बहरहाल जो अगली खबर है वो उसके ऊपर मैं आपको ले जाता हूं, इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। इमरान खान साहब इस वक्त जो अंदर है ना, वो सिर्फ एक केस के अंदर गिरफ्तार है, वो ये है कि उन्होंने अपनी बीवी से शादी क्यों की। यानी एक बड़ा अजीबोगरीब केस है, और ये केस चल रहा है इद्दत वाला अदालत में। अदालत ने अब टाइम बार्ड किया कि जल्दी इस केस को सुने और सुनकर इसका फैसला दें। मंगल वाले दिन ये केस दोबारा सुना जाएगा 25 तारीख को, और उम्मीद है कि जल्दी ये केस निपट जाएगा और इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कान बन जाएंगे। कम से कम इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे तो बुशरा बीबी रिहा हो पाएंगी। वजह यह है कि इमरान खान साहब को फिर किसी 9 मई में, यानी 8 फरवरी में, किसी और मुकदमे में कहीं पे भी फिक्स कर देंगे, और उनको जेल में जब तक रखना है निजाम ने, तब तक तो निजाम ने उनको जेल में रखना है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इमरान खान साहब निजाम से डील कर दें, या निजाम इमरान खान साहब के आगे घुटने टेक दे। दोनों में से एक रास्ता है, और अगर निजाम को शिकस्त देनी है तो फिर पब्लिक को जमहूरी अंदाज में अपना हक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्या जमहूरी अंदाज में पब्लिक अपना हक इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? कल हमने देखा, विजुअल्स हमें नजर आए, लोग निकले मुख्तलिफ शहरों में, उन्होंने एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे। लेकिन वो जो एक इंपैक्टफुल चीज होती है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो पंजाब की है वो बड़ी फस्तायत के साथ चलती है, वो फौरी तौर पर उन्होंने दफा 144 नाफिज कर दिया, मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया, लोगों के घरों में रेडिंग करना शुरू कर दी, लोगों के घरों में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, लोगों को परेशान किया, हरासा किया। तो ये पंजाब हुकूमत का वतीरा है। तो ऐसे में पंजाब में कैंपेन खड़ी करना पंजाब की जो पॉलिटिकल क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर पे उस वक्त जब वो सामने भी नहीं आ पा रहे। भारत इमरान खान साहब अभी एक ही केस में अंदर है, और वो केस है अपनी बीवी से निकाह करने का केस। यानी सादा जबान में तो ये है कि उन्होंने अपनी बीवी से शादी क्यों की। इस केस के अंदर इमरान खान साहब फिलहाल अभी अंदर है, और इद्दत वाला एक मुकदमा, बहुत ही मायूब किस्म का, घटिया किस्म का मुकदमा जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया हुआ है। लेकिन अब जो अवामी प्रेशर है उसमें इमरान खान साहब अभी भी, यानी उनके जो अभी तक असेसमेंट है वो गलत नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, वो जेल में चले गए। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, नवाज शरीफ वापस आ गए। उन्होंने कहा था कि मुझे नायल कर दिया जाएगा, वो भी कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के लिए उसके केस खत्म किए जाएंगे, वो भी हो गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन होगा और मैं इलेक्शन फिर भी जीत जाऊंगा, और वो इलेक्शन जीत भी गए। और आज वही इमरान खान साहब जिनकी सारी असेसमेंट ठीक होती रही है, वो एक और असेसमेंट करके बैठे हुए हैं कि आने वाले दिनों में मैं एहतजाज की एक कॉल दूंगा और पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। और ये इमरान खान साहब का एक और ऐसा अंदाजा है जिसके बारे में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई ऐसी खिचड़ी पक रही है, या वाकई अवाम के अंदर एक ऐसा जुनून या जोश आने वाला है कि वो अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे। इमरान खान साहब को ये लगता है कि लोग निकलेंगे। अच्छा, उसके कुछ रीजंस अब आहिस्ता आहिस्ता हमें समझने पड़ेंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो एक कॉल देंगे और पाकिस्तानी एक नए तरीके से निकलेंगे और बड़े जज्बे से निकलेंगे, और ये इस दफा इमरान खान साहब का कहना है कि अवामी सैलाब जो है वो बहुत बड़ा होगा, तो ये कैसे मुमकिन है? कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, यानी अगस्त का हमें अब तक जो सुनाई दे रहा है कि अगस्त में या सितंबर में इमरान खान साहब की जमात एक बड़ी कॉल देगी एहतजाज की, और इमरान खान साहब जो पैगाम देंगे उसके बाद लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे, और उसका मोमेंटम पहले बनाया जाएगा। होगा कैसे? देखिए, अगर प्लानिंग हो रही है, अवामी रद्दमल बढ़ेगा तो बजट की वजह से बढ़ेगा। बजट के असरात आएंगे अगले 1-2 महीने में, लोगों को पता चल जाएगा कि लोगों के साथ हुआ क्या है। फिर महंगाई, जिस तरह महंगाई बढ़ेगी बजट के साथ साथ, और जो हालात पैदा होंगे बिजली के, गैस की कीमतों के, बाकी तमाम जो अशिया जरूरत आप इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें जब बढ़ेंगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जो लोड शेडिंग का एक दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है और लगातार लोगों को दबाया जा रहा है, लोड शेडिंग की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, तो वहां से एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। और वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह इमरान खान के साथ अपने लीडर के साथ खड़ा है, वो भी एक बड़ा एक अलग ही मिसाल है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग इसी तरह से होती रही और लोगों को ऐसे ही परेशान किया गया, तो मोमेंटम वहां पे तो बना हुआ है पहले ही। पंजाब के अंदर जिस तरह की फस्तायत है पंजाब हुकूमत की, जैसे वो जुल्म कर रहे हैं, और गवर्नेंस में मुकम्मल तौर पे नाकामी है, और ये जिस तरह वो करते हैं ना, टिकटॉक बना लिया पंजाब की गवर्नमेंट ने, या कोई वीडियो बना के चढ़ा दी, या कोई अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर दी, इन हरकतों से लोग चिढ़ते हैं,
लोगों को और ज्यादा बुरा लगता है। मैं बाहर लोगों को मिलता हूं, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सीरियस लोग ही नहीं है, ये तो लगता है हुकूमत ही नहीं है, ये तो मजाक कर रहे हैं। ऐसा लगता है लाओ वाली बच्चों के हाथ में पंजाब की हुकूमत दे दी है और वो हुकूमत खेल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो वो लोग इससे चिढ़ते हैं मजीद। तो पंजाब में भी एक रिएक्शन पैदा हो रहा है। देखना यह है कि इस फस्तागियत का मुकाबला करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम बना के एक एहतजाज खड़ा कर सकती है या नहीं। लंदन वाली जो खबर है, लंदन प्लान वाली, उसके ऊपर जितना रोला पड़ना चाहिए था उतना पड़ा नहीं है। यानी मोहम्मद जुबैर साहब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, उन्होंने अंदर के पोल भी सारे खोल लिए कि जी नवाज शरीफ साहब मिले हुए थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा साहब ने किस किस तरह साजिश की है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी मुबैना तौर पर। फिर उन्होंने जो जो चीज़ें बताई कि शहबाज शरीफ से भी कुछ चीज़ें छुपाई गई। फिर जनवरी में किस तरह रब्ते हुए, फिर मार्च में कैसे तहरीक एतमाद फिर हुकूमत गिर गई। तो ये सारी चीजें मोहम्मद जुबैर साहब बता रहे हैं, लेकिन आप गौर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जिस तरह बयानिया वो खड़ा कर सकते थे, किया ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने इस पर काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, इस बारे में मुझे एक सोर्स ने खबर दी है। उसने कहा हो सकता है तहरीक इंसाफ इसके ऊपर काम करे, लेकिन अभी एक और कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे हैं। आपको याद है थोड़े दिन पहले एक शहजाद अकबर साहब ने, जो इमरान खान साहब के करीबी साथी थे, आज भी है, उन्होंने क्लेम किया कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग राब्ता कर रहे हैं अली बीन गंडापुर से कि अगर इमरान खान से आप ये काम करवा लें तो इमरान खान साहब अभी बाहर आ सकते हैं। यानी उनके मुतालबात शायद नीचे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि इमरान खान को वो भी शायद चाह रहे कि बाहर निकाल दें, लेकिन कुछ मुतालबात हैं अगर इमरान खान साहब मान लें तो बाहर आ जाएंगे। तो अगर ऐसे बैकडोर चैनल इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस वक्त जरूरत इस बात की है पीएमएलएन को कि किसी तरह पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की दोबारा से नए सिरे से लड़ाई शुरू हो जाए। अब उस लड़ाई को शुरू करने के लिए इस किस्म के जो स्टेटमेंट है वो बड़े कारआमद हो सकते हैं कि फौरी तौर पे मोहम्मद जुबैर साहब मामला खोलेंगे, बाजवा साहब ने ये किया था ताकि दोबारा से एक लड़ाई शुरू हो। ये एक फूड फॉर थॉट है जो मुझे किसी ने दिया है। मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन फूड फॉर थॉट है किसी ने दिया कि अभी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई एक नेक्स्ट फेज में दाखिल हो जाए। वो इस सूरत में भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी संजीदगी के साथ अगर आर्टिकल 6 चलाने का मुकदमा 6 लगाने का अगर मुतालबा करती है कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर के ऊपर लगाया जाए, तो एक नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी। कुछ चीजें मुझे उन्होंने पॉइंट आउट की बहुत अजीब है। एक तो मेरे सोर्स ने मुझे कहा कि मोहम्मद जुबैर का इंटरव्यू चल जाना और फिर उनकी गिरफ्तारी भी ना होना, यानी यही बातें करने में सारे बंदे गिरफ्तार हुए, मोहम्मद जुबैर साहब नहीं हो रहे। दूसरा उन्होंने कहा एयरवाई के ऊपर इंटरव्यू चलना जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत हमेशा करीब रहता है, तो एयरवाई पे इंटरव्यू चलना ये भी बहुत अजीब है उन्होंने कहा। और कोई गिरफ्तारी कोई पकड़ तकड़ भी नहीं हुई और उसको रोका भी नहीं गया, यानी वो इंटरव्यू फिर चला भी पूरा। तो इस सूरत में इसको शक की नजर से देखा जा रहा है। बहरहाल शेख रशीद साहब के इंटरव्यू को भी लोग ऐसे ही शक की नजर से देख रहे हैं कि अचानक इतने सारे इंटरव्यू उन्होंने कैसे दे दिए और एकदम ये इतना बड़ा उन्होंने वो कैसे गुब्बारा फाड़ दिया। ये सवालात जरूर हैं, इनके जवाब हमें वक्त के साथ साथ मिल जाएंगे। लेकिन शहजाद अकबर का ये जो दावा है कि इमरान खान साहब के लिए ऑफर मौजूद है, तो ये ऑफर तो पहले भी मौजूद थी। एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि जरताज गुल वजीर साहबा, जो इमरान खान साहब की वफादार साथियों में से एक है, उन्होंने और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा है। मैंने देखा उन्हें जिन हालात से वो गुजरी है, और उनको पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो एक खातून है लेकिन वो मर्दों से ज्यादा मजबूत हैं, और ये खवातीन के लिए बहुत अच्छी खबर है। और ऐसे वर्कर्स और ऐसी खवातीन, ऐसे लीडर्स को वाकई में आगे आना चाहिए जो ग्राउंड पे काम करके आते हैं और जमूत को तोड़कर आते हैं, स्टेटस को का मुकाबला करके आते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, मैंने आपके साथ शेयर की। स्वात के अंदर एक इंसिडेंट हुआ नाज़रीन, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। उसकी तफसीलात मैंने हासिल की हैं। वहां पे पुलिस ने हत्तुल इम्कान कोशिश की, 2 घंटे तक वो लड़ते रहे लोगों से, लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि फिर लोगों ने 10 के करीब पुलिस के स्टेशन के अंदर खड़ी गाड़ियां भी चला दी, 15 के करीब मोटरसाइकिलें चला दी, 10 के करीब पुलिस वाले जो है 8 या 10 जख्मी हैं, जो वहां पे मुजाहिरीन थे उनमें से भी 10-15 लोग जख्मी हैं। और फिर लोगों ने वो किया हुजूम ने, जो हुजूम को नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली कानून जहां पे मुल्क में मौजूद हो, आईन मौजूद हो, अदालतें मौजूद हो, वहां पे कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिसने जो गुनाह किया, जो जुर्म किया, उसकी सलाह उसको आईन और कानून के तहत मिलनी चाहिए, और यही सही तरीका। उलमा इकराम ये बात कर रहे हैं, रागिब नईमी साहब ने ये बात की, कुछ और उलमा इकराम हैं उन्होंने भी ये बात की, 4-5 उलमा इकराम की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन सब ने कहा जी कि आईन और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये चीजें हमेशा अदालतों के पास लेकर जानी चाहिए सबूतों के साथ, और वहां पे इंसाफ के लिए जदोजहद करनी चाहिए। भारत अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।